नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी। यदि आप चाहते हैं एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेज करना तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी दे रहा है 1 साल की फीस में अतिरिक्त 2 महीने का कोर्स, यानी कि 1 साल की फीस में 14 महीने का कोर्स आपको यहां दिया जा रहा है एसएससी कैटेगरी में। और यूपीएससी कैटेगरी में 14 तारीख तक यदि आप यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 1 साल के फीस में 10,000 रुपए की हार्ड बुक्स, यानी कि मतलब छपी हुई किताबें, ऑनलाइन नहीं, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी मिलेंगी। ये आपको देने जा रहा है अनअकैडमी। उसी फीस में जो अब तक थी उसी फीस में आपको अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ये सूचनाएं हैं। और कल के लिए जब हमारी क्लासेस होती नहीं है उस दिन लेकिन आपके लिए बहुत कुछ होता है। क्या? सुबह 10 बजे होता है वीकली टेस्ट, वो आपको देना होगा। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 11 बजे यूपीएससी कॉम्बैट और 12 बजे एसएससी कॉम्बैट, दोनों ही चीजों के लिए आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आज आपको जाननी है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज के सेशन की पहली मोटिवेशनल लाइन क्या है, आइए जानते हैं। साथियों, मोटिवेशन है आज का जो आपके साथ साझा किया जा रहा है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति सामान्यतया जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। ये देखिए, सोच का फर्क है। अगर आप मुद्दे को ऐसे समझें तो कभी आप बचपन की वो चीज याद करिए। अब तो खैर आप समझदार हो गए हैं, हर चीज को सोच समझ के करते हैं, लेकिन याद करिए कि एक समय था जब आप धूप में नंगे पांव निकलते थे तो नंगे पांव निकलते थे तो तुरंत उस धूप को दौड़ के पार करना चाहते थे क्योंकि वहां पर गर्मी होती थी, जमीन गर्म होती थी। अगर आप उसको व्यवहारिक जीवन में अपना लें कि हमारे जीवन में जब जब ऐसी असुविधाएं आएंगी, चाहे फिर वो गर्मी रूपी दुनिया का परेशानी हो या फिर असफलताओं का बोझ हो, तो ये बहुत जल्दी से हमें पार कर लेना है। हमारे को उस समय अपनी गति बढ़ा लेनी है। इंसान करता क्या है कि जब परेशानियां आती हैं तो वो सेटबैक में चला जाता है। अरे यार, बहुत बुरा समय आ गया, अब वो चिंता में बैठ करके समय बिताने लगता है। नहीं, उस समय अपनी रफ्तार और बढ़ा दीजिए। यदि आप छांव में यानी अच्छे समय में आप अपना समय धीरे धीरे पढ़ के निकाल रहे थे, जब आपका वक्त खराब आया, जिस समय आपको लगा कि नहीं सब कुछ मेरे अनुकूल नहीं है, उस समय आप अपनी गति बढ़ा दीजिए। आप अपनी प्रोग्रेस के लिए और ज्यादा जुझारू होकर के जुट जाइए। यकीन मानिए कि यह बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से इंपैक्ट डालता है। अधिकतम सफल लोग अपने जीवन को इसी तर्ज पर सफलता की ओर धकेलते हैं जब दुनिया यह सोच रही होती है। आज आप देखिए साथियों, आपके सामने उदाहरण है अनअकैडमी का, आपके सामने उदाहरण है ऐसी बहुत सारी कंपनीज का जिन्होंने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है जब पूरा मार्केट लॉकडाउन में चला गया, उस समय आपकी पढ़ाई को बरकरार रखने का जो सबसे पहला मुहिम जिसने उठाया वो थी अनअकैडमी, और वो भी बहुत नॉमिनल दामों पर। आपको याद होना चाहिए ये सब कैसे होता है। ये सब होता है जब आपको लगे कि नहीं, ये समय ऐसा है कि हर चीज बंद हो जाएगी। आप उस समय जब पेशेंस के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं, आप अपने आप लीडर बन जाते हैं। तो आज आपके सामने जिस अनअकैडमी की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। कैसे संभव हुआ ये संभव इसी प्रकार से हुआ कि आप जब जब मुसीबत आए अपनी गति बढ़ा दो। ये लाइफ का फंडा भी है। जब आपको लगने लगे ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं, अब तो आपको गति बढ़ानी है। जब आपको लगे लाइट चली गई, कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, घर से बाहर नहीं जा सकता, तब मेहनत में जुटिए। यकीन मानिए कि आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी की शुभकामनाओं के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। अमित, नवित, लवकुश, नेहा, केशव, दिलीप, अनिकेत, बबीता, हिमांशु, तीरथ, अमित, कुश, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन शेयर कर दीजिए और पढ़ना शुरू करिए। मैं भी सेशन शेयर कर रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अंकित जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिस पर कि 2 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आपको जहां पर भी कंफर्टेबल लगे वहां पर आप जुड़ जाएं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आपके सामने आज की प्रमुख सूचनाएं क्या हैं। आप भी सेशन शेयर कर दिया करो, मतलब ये कन्वेंशन है, इस समय कर दिया करो फटाक से, ठीक है ना। आइए साथियों, बहुत ही पहला सवाल बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए एक एक करके सारी बातें आपको यहां पर सिखाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें आपको आज पढ़ने को मिलेंगी जो कि आपको निश्चय ही
ये समझाएंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत के 2 सवाल तो पूरी तरह इकोनॉमिक्स बेस हैं, तो आप कृपया करके इन्हें लिखते चलिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक एक पॉइंट को नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है बेटा? क्या है? और हाँ, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे होते हैं सर नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट्स के लिए आपको अपने पास में या तो लूज पेपर्स रखने या कॉपी, जो भी आप रखें। लूज पेपर्स रख रहे हैं यानी कि खुले पेजेस रख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये लूज पेपर है ना? तो ये लूज पेपर है, तो अब आप क्या करिए कि इस लूज पेपर पे कुछ भी नोट करके आपने डाल दिया, इसके ऊपर बस डेट मार्क कर दीजिए कि भाई मैंने इस दिन ये बनाया था, उस डेट को मार्क कर दीजिए, क्लास का नाम मार्क कर दीजिए। ये लूज पेपर आप अपनी डेस्क पर संभाल करके एक मतलब वेट के साथ रखते चले जाइए। 1 वीक का बन जाए, 1 महीने का बन जाए तो इन्हें स्पाइरल करा लीजिए, ठीक है? और दूसरा एक इस प्रकार का आप रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि स्पाइरल बाइंडिंग वाले रजिस्टर्स होते हैं, आप इस प्रकार का एक रजिस्टर यूज कर लीजिए जिसमें पेज बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। उनमें आप बातों को डेट वाइज लिखते चलिए। ये इसलिए काम का है क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं, जैसे हर संडे को सुबह 10 बजे अपना रिवीजन टेस्ट होता है, तो रिवीजन टेस्ट के समय आपको पढ़ने में सुविधा हो, तभी तो फायदा है। अभी मैं इन दिनों मंथली रिवीजन की क्लास चला रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर, है ना? तो उसमें बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है? पुराने वीडियो देखे नहीं जाते, खुद के पास कहीं लिखा हुआ कुछ है नहीं, तो जो जरूरी चीजें हैं ना उन्हें आप नोट करते चलिए ताकि रिवीजन आसान हो जाए, ठीक है बेटा? चलिए आगे शुरू करते हैं। हुआ क्या है, बहुत ही अल्टीमेट चीज आप सीखने जा रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई किस संस्था के द्वारा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एकजुटता कर। अब ये एकजुटता कर क्या है? इसकी अंग्रेजी है सॉलिडेरिटी टैक्स की बात की गई है। तो वो कौन है बेटा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सबसे पहला पॉइंट बिंदु हमने क्या सीख लिया? 2 बातें यहां पर सीख ली। एक चीज तो सीख ली हमने एकजुटता कट, जिसका मतलब हुआ सॉलिडेरिटी टैक्स। तो हमको पहले तो यह सीखना है कि साहब ये होता क्या है कि नहीं? अच्छा, दूसरा थोड़ी बहुत फैक्चुअल डेटा इसके बारे में याद कर लेना है कि भाई आईएमएफ कहां पर है, क्या है, कब स्थापना हुई। आप में से अधिकांश बच्चे इसको जानते हैं, तो इसके बारे में बस छोटा सा कॉर्नर पर छोटे छोटे पॉइंट बना के डाल दो। बाकी जो बातें हैं वो इसके बारे में लिखने की हैं। क्या? आइए मैं बताता हूं। सबसे पहला बिंदु क्या है कि सॉलिडेरिटी टैक्स होता क्या है। देखो बेटा, अब मैं इसको थोड़ा व्यावहारिक रूप से समझा देता हूं, फिर हम इसको भाषा में लिख लेंगे। देखिए क्या है कि आपने एक चीज नोटिस किया हो कि इन दिनों, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भाई अनअकैडमी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी। किस समय पर ग्रोथ करी? ऑनलाइन के मार्केट में। मैं और किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इस समय पर ग्रोथ करी। चाहे मैं कोई सा भी उठा लो, जो ऑनलाइन काम करते थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो एजुकेशन में थे, चाहे वो हेल्थ में थे, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में थे, चाहे वो टैक्सी में थे, चाहे जैसे आप देखती है जूम कॉल देखते हैं, है ना? तो पहले कोई जानता नहीं था, अब हर आदमी जूम कॉल के बारे में जानता है ना? तो ऐसा क्या हुआ कि ऑनलाइन एकदम ग्रोथ कर गया और लॉकडाउन में कि भाई यार अब किसी के पास विकल्प नहीं है, ये काम कर गए। इसका मतलब इन्होंने कमाया भी अच्छा होगा, बिल्कुल सच्चाई है। इन लोगों ने सबने मिलकर खूब कमाया है, ठीक है साथियों? अब ये जो कमाई है, इस कमाई का आईएमएफ ने एक अंदाजा निकाला। आईएमएफ ने कहा कि यार एक बात बताओ, इस पूरे की पूरे सेक्टर में से यानी मार्केट में से कमाने वाला 2-4 लोग कमाने वाले निकले, है ना? लेकिन नुकसान जो हुआ वो भी बहुत हुआ। किसका नुकसान हुआ? कमाने वालों का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उनका हुआ। जैसे अब मान लीजिए कि कोई ऑफलाइन में था, तो ऑफलाइन कोचिंग वाले, स्कूल वाले, दुकान वाले जो कि खुले में काम करते थे, है ना, ओपन मार्केट में डील करते थे, मंडी वाले, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाले, उनको कुछ नहीं मिला, यानी कि उनका नुकसान बहुत हुआ। तो ऐसी स्थिति में किसी एक ने ग्रोथ करी और कोई एक नीचे चला गया, तो ये तो समावेशी विकास नहीं है। मैंने शब्द क्या यूज किया? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ करें तो सब करें, लेकिन ये तो ग्रोथ नहीं है। एक जना ग्रोथ कर रहा है, एक जना डूब रहा है, इसका मतलब देश को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। देश को फायदा कब होता? देश को फायदा तब होता जब सब मिलकर ग्रोथ कर रहे होते। इससे क्या हुआ? इससे तो असमानता बढ़ गई। जब इससे असमानता बढ़ गई तो ये चीज तो अच्छी नहीं है। इस चीज को आईएमएफ ने नोटिस किया, और आईएमएफ ने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों? आईएमएफ ने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जिन्होंने इस लॉकडाउन में ज्यादा पैसा कमाया है उन पर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए। बोलो, अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। कितनी अल्टीमेट बात आपने सीखी है, और ये बात अच्छी भी है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान मुझे भी उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं हूं इसके साथ कि ठीक है भाई, देश के लिए अगर ये चीज भी है तो ये भी करनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या कहा मैंने? यदि देश की समानता आ जाए, इनइक्वालिटी खत्म हो जाए, और इस पैसे को कब उपयोग में लिया जाए? समझना, इस पैसे को उपयोग में तब लिया जाए और विशेष रूप से उन पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए जिनके पास धन बढ़ गया, तो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया आपने। अब आप पूछेंगे फिर सर उस टैक्स का क्या काम उपयोग करोगे? तो अब देखो इस बात को भी थोड़ा सा समझना। इस टैक्स का उपयोग जो है बेटा, वो किसी भी प्रकार से सरकार को धन कमाने के लिए नहीं देना है। आईएमएफ ने कहा कि इसका सीधा सीधा उपयोग जो कोरोना काल में नुकसान भुगते हैं उन लोगों को धन पकड़ा दो। आ गई बात समझ में? इसको यूं समझो कि भाई अगर कोरोना काल में ऑनलाइन इंडस्ट्री ने, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, ऑनलाइन कोचिंग वालों ने पैसे कमाए और ऑफलाइन वालों को बेचारों को बहुत घाटा हुआ, साल भर का किराया नहीं निकला, फीस नहीं आई, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोनों में नुकसान हुआ ना बेटा। तो ऐसी स्थिति में सरल रूप से यह समझो कि ऑनलाइन वालों से पैसा लो और ऑफलाइन वालों को दे दो। है ना गजब चीज? तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसकी बिगर पिक्चर में क्या व्याख्या होगी? बिगर में व्याख्या यह है कि जिन्होंने इन दिनों ग्रोथ किया उन पर टैक्स लगाओ और उस टैक्स का नाम होगा सॉलिडेरिटी टैक्स। तो ये क्या दिखा रहा है? एकजुटता दिखा रहा है। किस किस में? ये दिखा रहा है जो उठा और जो गिरा उन दोनों की एकजुटता। ठीक है बेटा, ये हर सेक्टर में अप्लाई हो, केवल ऑनलाइन में ही नहीं, हर सेक्टर में। जैसे इन दिनों अमेजन के शेयर बहुत बढ़ गए। अब थोड़े बड़े पिक्चर पे चलते हैं। अमेजन एकदम रईस होके नंबर 1 चल रहा है जाने कब से, है बेटा। ऐसे ही अगर आप देखोगे जियो इंडिया में नंबर 1 चल रहा है। जियो ने खूब भैया डेटा भर भर के बेचा है, लोगों ने खूब फिल्में देखी हैं, वेब सीरीज का बिजनेस खूब चल गया, अमेजन प्राइम खूब चल गया, नेटफ्लिक्स खूब चल गया, हॉटस्टार खूब चल गया है, फैंटेसी क्रिकेट खूब चल गया, लोग घर में बैठे बैठे लोग यही करते रहे, जूम खूब चल गया। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे लो और उस पैसे का वितरण कर दो जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। तो इसे क्या कहा हमने? वेल्थ टैक्स कहा, इसे हमने सॉलिडेरिटी टैक्स कहा। फिर आप पूछना चाहेंगे, तो अब आपको समझ में आ गया ना? तो सॉलिडेरिटी टैक्स क्या है? यानी कि किसी समय विशेष पर, इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, किसी समय विशेष पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष प्रयोजन मतलब हुआ कि कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, प्रयोजन के लिए लगाया गया कर यानी कि टैक्स, जो कि अमीरों पर लगता है, अमीरों पर लगता है। अच्छा, अब आप पूछना चाहेंगे कि सर एक बात बताइए कि अमीरों पर टैक्स लगता है तो वो सॉलिडेरिटी टैक्स है, लेकिन सर ऐसा ही हमने एक टैक्स और पढ़ रखा है, वो कौन सा है? बेटा एक टैक्स आपने एज इट इज और पढ़ रखा है, वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने ऐसा ही एक टैक्स और पढ़ रखा है जिसका नाम पता है क्या है? जिसका नाम है वेल्थ टैक्स। नाम याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। एक टैक्स हम लोगों ने और पढ़ रखा है, उस टैक्स का नाम है वेल्थ टैक्स, धन पर लगने वाला कर। फिर एक सवाल बना, बोले सर एक बात बताओ, ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है ये आईएमएफ को अभी सपना आया है या इससे पहले भी सपना आ रखा है ना? ये बहुत बेसिक सा सवाल है। बोले सर इसको अभी अभी पता चला है कि ऐसा काम करना चाहिए या फिर रेगुलर पता चल रहा है? हाँ भाई, एक विद्यार्थी हमारी क्लास में उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है सुरेश अमालिया, और वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सर टाइम का ध्यान रखें। सुरेश क्लास में शायद नए हो, मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, क्लास का टाइम ध्यान आप रख लो। मैं कभी 6:30 आता ही नहीं हूं, मैं शुरू ही 6:40 पे करता हूं या 6:45 पे करता हूं। तो फिर इतना ज्यादा मतलब नेतागिरी करने की क्या जरूरत है? एकदम दिमाग में सेट बिठा लो, सर का टाइम 6:30 भले कर रखा है, सर आते 6:40 पे या 6:45 पे, एकदम आराम हो जाएगा। हमारी पूरी क्लास ने आदत डाल रखी है ना? तो ज्यादा मतलब यहां बैठ करके मतलब ज्यादा ध्यान करके नेतागिरी करने से बेहतर है मुफ्त के ज्ञान को मुफ्त तरीके से लो और जो मेहनत है ना उसको अप्रिशिएट करो रादर देन चच्चा बनने के। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भैया यहां पर बात क्या है? वेल्थ टैक्स है, और वेल्थ टैक्स के बारे में उम्मीद है बात समझ में आ गई। अब एक सवाल दिमाग में आएगा, सर ये क्रिएटिविटी अचानक आई है क्या? किसके दिमाग में? आईएमएफ के दिमाग में अचानक आई है क्या ये क्रिएटिविटी? हाँ, तो अब समझो भैया, ये क्रिएटिविटी अचानक नहीं आई साथियों, इससे पहले भी इस प्रकार का टैक्सेशन आ चुका है। और किसने लगाया था पहले? वो जर्मनी में लग चुका है साथियों। और वो कब लग चुका था मैं आपको बताऊं साथियों, जब विश्व युद्ध द्वितीय हुआ था ना, तो हिटलर वाला जो जर्मनी था वो 2 भागों में बटा था। कौन सा बटा था? एक बटा था ईस्ट जर्मनी, एक बटा था वेस्ट जर्मनी। तो बेटा हुआ क्या
जो वेस्ट जर्मनी था ना वो तो गया यूरोप वालों के पास, और ईस्ट जर्मनी गया यूएसएसआर वालों के पास। तो ईस्ट जर्मनी तो हो गया गरीब, और वेस्ट जर्मनी जो अमेरिका के पास चला गया या यूरोपियन कंट्रीज के पास चला गया वो हो गया अमीर। तो 1991 में जब यूएसएसआर टूटा था, तो यूएसएसआर के टूटने पर क्या हुआ कि ये दोनों की दोनों जर्मनियों को आपस में मिला दिया गया। इसे जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। वेस्ट और ईस्ट जर्मनी एक कर दिए गए। लेकिन अब मुसीबत क्या कि ईस्ट जर्मनी जो कि यूएसएसआर के आशीर्वाद में था वो तो गरीब हो गया। तो गरीब की हालत सुधारने के लिए अमीर वाले वेस्ट जर्मनी पर टैक्स लगाया गया था। पहली चीज तो उपयोग में सबसे पहले कब आया? ये 1991 में आया। ठीक है बेटा। ऐसे ही इस प्रकार का दूसरी बार जब टैक्स उपयोग में आया तो फ्रांस में आया साथियों। फ्रांस की एक बार आर्थिक स्थिति, ये मैं कुछ उदाहरण देके बता रहा हूं, फ्रांस की आर्थिक स्थिति एक बार 1981 में खराब हो गई। यानी उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो कैसे ना कैसे करके धन नहीं जुटा पा रहा था, तो उसने अमीरों पर टैक्स लगाया 1981 में। अच्छा, आपको पता है इस टैक्सेशन की खास बात क्या है? ये परमानेंट नहीं होती, ये टैक्सेशन हमेशा नहीं चलता है, बस एक बार समानता आ जाए फिर आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना। 1981 में फ्रांस ने लगाया, एक बार में 5 साल चला था, 1985 तक चला था, फिर भी इनसे दिक्कत खत्म नहीं हो पाई, फिर ये 1988 में लेकर के आ गए। चलिए साथियों, तो ये दो बातें मैंने आपको बता दी। लेकिन जब टैक्सेशन की बात चलती है तो आज मैं आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट सिखाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का। अब आप उसको लिखें, और वो सिस्टम क्या है बेटा? सिस्टम है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। इधर सुन के चलिएगा, दो चीजें आपको सीखनी है। कौन कौन सी सीखनी है? एक सीखना है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इसे लिख लेना बेटा, इसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, इसे आप बोलते हैं प्रत्यक्ष। और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको आज ये चीज सिखा रहा हूं। और मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है। इंडिया में अभी तक नहीं लगा, इंडिया के पीछे की कहानी भी मैं आपको कभी बताऊंगा। हाँ भाई, अप्रत्यक्ष कर। अब ये दो चीजें आपको सीखनी है, कृपया करके आप इन्हें लिखते चले जाइए। पहला सवाल, सर डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? बहुत सही बेटा, इसको सरल रूप से समझते हैं हम, और आप अपना उदाहरण लेके चलिए। अपना उदाहरण लेके चलिए, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, अपने जानने वालों से पूछिएगा कि साहब आपका इनकम टैक्स, वो जो अपने घर, अपने शहर में जो चौराहे पर बहुत बड़ा बंगला बना के रहता है वो व्यक्ति, उसके द्वारा दिया गया इनकम टैक्स बराबर होगा क्या? मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जो भी पहली बार सीख रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। एक शब्द होता है इनकम टैक्स, सुना है आप लोगों ने? एक शब्द होता है इनकम टैक्स। मैं आपको एक एक शब्द के साथ सुनाता हूं, और मुझे मालूम है कि मेरी क्लास में हर कोई बच्चा इस बात को समझता होगा। इनकम टैक्स, पता है आप लोगों को इनकम टैक्स क्या होता है? आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे? टैक्स देंगे। मान लीजिएगा कि आप लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 10 लाख के ऊपर गवर्नमेंट की जो टैक्स इंटरेस्ट रेट है ना वो अलग है। अगर मान लीजिए आप 15 लाख कमा रहे हैं तो फिर सरकार आपसे और ज्यादा टैक्स ले रही है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं तो थोड़ा कम टैक्स ले रही है। 3 लाख कमा रहे हैं तो सरकार कह दे रही है कि भैया तुम नहाओगे क्या, निचोड़ोगे क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जा तेरा टैक्स माफ किया। यानी हमारे यहां टैक्सेशन में अमीरी के हिसाब से ऑलरेडी टैक्स लगता है। ठीक है, और यह कहलाता है इनकम टैक्स। तो मेरा सिंपल सा सवाल आपसे यह है कि बताओ बेटा, अपने ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है ना, वो मुझे आप बताइए कि वो टैक्स हमारे ऊपर ही लगता है या फिर हमारे शहर में रहने वाले हर व्यक्ति पर वो समान है? आंसर आता है जी नहीं सर, हर व्यक्ति पर अलग अलग है, जिसकी जैसी कमाई वैसा टैक्स। अच्छा, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जिस पर टैक्स लगा है उसको, या आपके पड़ोसी को भी नुकसान हो गया कि लो साहब अंकित अवस्थी सर को टैक्स के अंदर आ गया, दायरे में आ गए, अब उनका टैक्स कट रहा है तो मेरा पड़ोसी बिल्कुल टेंशन में चला गया कि अब घर खर्चा मेरा कैसे चलेगा। वो बात दूसरी है कि मैं पड़ोसी का भी खर्च चलाता रहूं, लेकिन प्रैक्टिकली इस वजह से पड़ोसी को तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये टैक्स लगा भी मेरे ऊपर था और इसका मुझे ही भुगतान करना पड़ा, यानी प्रभावित भी मैं ही हुआ। ठीक है ना। तो यानी कि इसमें इनकम टैक्स का कैसा मतलब निकल के आया? ये जिस पर आरोपित हुआ, यानी कि जिस पर ये लगा, इंसिडेंट जिस पर हुआ, जिस पर आरोपित हुआ, जिस पर आरोपित हुआ वो
और जिसने इसको भुगतान किया वो दोनों सेम है। आरोपित जिस पर हुआ और जो इफेक्ट हुआ इससे, जिस पर प्रभाव पड़ा वो सेम है। जिस पर प्रभाव पड़ा वो दोनों व्यक्ति कौन है? सेम है। आ गई बात समझ में? भाई मेरे ऊपर टैक्स लगा, मेरे ही जीवन पर प्रभाव पड़ा, मेरे पड़ोसी को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। आ गई बात समझ में? हाँ, वो बात दूसरी है कि भाई पड़ोसी का खर्चा भी आप चलाते हो। क्लियर है? अच्छा, पहली बात तो हमने ये सीखी। अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। बेटा इसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण समझते हैं। देखो, अगर आपको मालूम हो, मैं एक सिंपल सा उदाहरण जो आप सब लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसे आप एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं, है ना साथियों? इधर समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की, एंटरटेनमेंट टैक्स की। अब ये क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। इसे कहते हैं मनोरंजन शुल्क। अब ये क्या होता है? अच्छा, कई बार आप में से कुछ लोग फिल्म देखने, फिल्म उसमें गए होंगे, पिक्चर हॉल में गए होंगे। क्या पिक्चर हॉल में टिकट विंडो से जब आपने टिकट खरीदा तो उसने आपसे पूछा कि आप बीपीएल में आते हो कि आप एपीएल में आते हो, आप सुपर रिच में आते हो कि आप गरीबी रेखा में आते हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो कि आप ओबीसी में आते हो? उसने कुछ पूछा आपसे? कुछ नहीं पूछा। उसने कहा हाँ भाई साहब, बालकनी का चाहिए या फिर आपको एकदम टॉप में वाला टिकट चाहिए? आपने कहा भाई साहब कॉर्नर वाला चाहिए, है ना? तो मुद्दा समझ रहे हैं आप लोग? आपने जब टिकट उसने पूछा तो उसने कैटेगरी टिकट में बना रखी थी, इनमें से कौन सा चाहिए भाई। ये नहीं पूछ रहा कि आप कहां से उठ के आए हो, आप झुग्गी झोंपड़ी में से आए हो कि एंटीलिया में से उठ के आए हो, उसे मतलब नहीं है। वो आपको एक टिकट की रेट बता रहा है कि भाई अपना 150 रुपए का टिकट है, लेना है तो ले, नहीं तो आगे चल। यानी कि उसने फिक्स कर रखी है कीमत 150 रुपए, जिसने ये नहीं पूछा अमीर कौन गरीब कौन, कुछ नहीं पूछा। अच्छा एक बात बताओ, जब वो 150 रुपए का टिकट है, जब आप उससे पूछोगे ना कि यार गुरु एक बात बताओ, तुमने ये जो 150 रुपए का टिकट मांगा, ये पूरा पैसा इतना, अच्छा अपन में से कई, आप में से जब कुछ बच्चे शुरुआत में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते हैं, जीके नहीं पढ़े होते हैं, तो एक क्रिएटिविटी चलती है अपने सबके दिमाग में। क्या चलती है? आप बैठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब मतलब ताजा ताजा आप समझदार हुए होते हैं, ताजा ताजा समझदार का मतलब हुआ कि जब घर वालों ने पहली बार आपको हिसाब किताब की जिम्मेदारी दी होती है, आप क्या करते हैं? आप सीट थिएटर में बैठते ही गर्दन पीछे घुमाते हैं और गर्दन घुमा करके सीट देखते हो, यार भाई साहब इसके पास तो 450 सीट है, 450 सीट। अब आपके मोबाइल में खट से कैलकुलेटर निकलता है, 450 गुणा 150, अरे भाई साहब ये तो एक ही शो में लाख रुपया बना लिया। आपकी बात समझ में? आप भाई साहब एक ही शो में 80,000 रुपए बना लिया, यार कमाई हो तो ऐसी। यही पहली बात यही होती है। अच्छा, जब ताजा ताजा समझदार हुए होते हैं अपन, किसी महंगी बस में बैठ गए, तुरंत पीछे मुड़ के सीट देखी, 60 सीट है, एक सीट का किराया इतना रुपया है, अल्ले यार इसने तो इतना खर्चा हटा ले, ये कट गया। आ गई बात समझ में? करते हो ना आप लोग? नहीं भी किया है तो अब आप सोचना इस प्रकार से। तो आपको पता है साथियों, ये आपने जो कैलकुलेशन लगाई ये तो सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस किराए में जो आपसे ये जो आपका टिकट है ना, जो 150 रुपए का है, इस 150 रुपए के टिकट में मेरे प्यारे साथियों लगभग 100 रुपए सरकार उससे वसूल रही है, अलग अलग प्रकार से। उनमें से एक मेजर हिस्सा जो है ना वो मनोरंजन शुल्क का है। उसमें से मनोरंजन शुल्क जो है वो सबसे ऊपर चीज रखा हुआ, इसके अलावा जो लगने वाले शुल्क है वो तो सब हटा दो। यानी कि लगभग 150 के टिकट में से 50 रुपए तो सरकार ले रही है उसके, उसमें से। आ गई बात समझ में? लेकिन मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 50 रुपए 150 रुपए में से सरकार ने टैक्स लगाया टिकट के ऊपर। मेरा सवाल यह है, ये देने वाला व्यक्ति तो कौन हुआ? मतलब जिस पर आरोपित किया वो तो था वो पिक्चर हॉल वाला, यानी कि वो मॉल वाला, है ना? लेकिन चुकाया किसने? चुकाया किसने? आपने और हमने मिलकर के वो टिकट चुकाया। पिक्चर हॉल वाले का क्या गया? आरोपित तो हुआ किसी एक्स व्यक्ति पर, चुका कोई और रहा है। सरकार की नजर में अच्छा कौन बन रहा है? वो टिकट वाला। यार गजब पिक्चर हॉल है, इतना टैक्स कलेक्ट करके मुझको देता है। लेकिन वास्तविकता में दे कौन रहा है? आप दे रहे हो सर। अर्थात ये टैक्स जिस पर लगाया जाता है उस पर प्रभाव नहीं डालता, किसी और पर प्रभाव डालता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट में तो आपसे ही कहा जाएगा टैक्स दो,
और आप ही को फर्क पड़ेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, ये लगाया किसी और पर जाता है, असर किसी और पर पड़ता है। आ गई बात समझ में? अब आप इस बात को ऐसे समझिए, एक छोटा सा उदाहरण और समझाता हूं। यानी कि ये लगाया किसी और पर, लगाया किसी और पर, है ना, और प्रभाव किसी और पर, और प्रभाव किसी और पर पड़ता है। अब आप कर पाएंगे ना इस बात को? चलो अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप समझ गए हो। अच्छा एक बात बताओ, आजकल अपन पेट्रोल डीजल की कीमतों को देख रहे हैं, आजकल अपन पेट्रोल डीजल की कीमतों को देख रहे हैं। नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि भाई साहब पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्टेट का वैट जो है वो बहुत ज्यादा है, सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है। भाई साहब वैट लगा रहे हैं ये लोग, एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, वैट लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं। ये बताओ जितना भी टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, अंत में देना किसको पड़ रहा है? देना तो भाई हमें पड़ रहा है। सरकार बोल रही है कि पेट्रोल पर लगा दिया, लेकिन लग तो हम पर गया। अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, उसके साथ इस बात को विराम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गए हैं। बस मैं आपसे एक शब्द और पूछना चाहता हूं, और वो है मेरे प्यारे साथियों प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी बढ़ोतरी करने वाला टैक्स, और रिग्रेसिव यानी कि घटाने वाला टैक्स। मुझे यह बताओ कि आपके आम जन के ऊपर लगने वाले कौन से टैक्स अच्छे हैं? अभी रुक जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या प्रोग्रेस, अच्छा मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, ऐसे बताइए, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स इसने अमीर और गरीब में कोई अंतर किया? सिंपल सा सवाल पूछ करके मुझे बताइएगा, क्या आप यस और नो में अंतर करिए, मुझे बताइए इस इनडायरेक्ट टैक्स ने अमीर और गरीब में कोई अंतर रखा या सबको एक ही लाठी से हाँक दिया? क्या कभी ऐसा हुआ क्या पेट्रोल भराने गए, भाई साहब मैं तो बीपीएल कैटेगरी का हूं, बीपीएल का हूं साहब, मेरे को पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलना चाहिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या इसने कोई अंतर रखा? क्या नहीं रखा। ये देश के लिए, देश के गरीबों के लिए अच्छा है कि बुरा है? ये बुरा टैक्स है, इसे बेकार कर कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स बेकार कर कहलाता है। आ गई बात समझ में? इसलिए इस टैक्स को हम किस नाम से जानते हैं? रिग्रेसिव टैक्स के नाम से जानते हैं। किस टैक्स के नाम से जानते हैं? रिग्रेसिव। ये देश के लिए अच्छा कर नहीं होता। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट। क्योंकि इसमें गरीब को भी उतनी ही क्षति होती है जितनी अमीर को। अमीर को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कईयों को यही नहीं पता पेट्रोल डीजल के भाव क्या चल रहे हैं, वो तो वहां जाके बोलते हैं भाई सब टंकी फुल कर दो, उनको पता ही नहीं। जैसे कई व्हाट्सएप पर जोक नहीं आ रहे होते, भैया पहले भी भैया हम तो 100 का ही पेट्रोल भराते थे, आज भी 100 का ही भराते हैं, हमें पता ही नहीं भाव क्या चल रहा है ना? तो ये वो वाली स्थिति है, रिग्रेसिव है ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव क्यों है? इसमें समझो, इसमें टैक्स उस व्यक्ति पर लगा जिसने की उस सुविधा का लाभ लिया। मान लीजिए कि आपने, पूरे देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अब आपने इनकम टैक्स दिया, तो इनकम टैक्स दिया तो आपको बताना है कि वो हर व्यक्ति ने दिया या गरीब ने भी दिया। सर केवल वो तो अमीरों का ही टैक्स था, जिसने कमाया उसने दिया, हर व्यक्ति पर तो नहीं पड़ा। फिर इसका फायदा क्या हुआ? सर जो टैक्स मिला वो देश की प्रगति में काम आया, तो इससे देश का क्या हुआ? ग्रोथ हुई। इसलिए ये टैक्स कैसा टैक्स कहलाता है बेटा? ये कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। कैसा टैक्स कहलाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो दो बातें हमको समझ में आ गई। अब मैं केवल आपसे यह पूछ करके आगे बढ़ना चाहूंगा, आपको आंसर देना है और उस हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। डायरेक्ट के लिए तो कमेंट बॉक्स में डी लिखें और इनडायरेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में आई लिखें। दो शब्द हैं आपके पास, डायरेक्ट के लिए डी, इनडायरेक्ट के लिए आई। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि बताओ बेटा, ये जो सॉलिडरिटी टैक्स है जो मैंने अभी हाल आपको समझाया, ये जो सॉलिडरिटी टैक्स जो मैंने अभी हाल आपको समझाया, ये कौन सा टैक्स है? डी या फिर मेरे प्यारे साथियों आई? बस इतना सा बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है कि जो सॉलिडरिटी टैक्स है, सॉलिडरिटी टैक्स जो मैंने अभी हाल आपको समझाया, वो कौन सा टैक्स है? वो डी वाला टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? बताइए इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए, सबसे जबरदस्त चीज है। और जिनको समझ में आ जाए वो थम्स अप भी करना, क्योंकि भाई साहब इतना बढ़िया कंसेप्ट अगर सिखाया है तो भाई आपसे शेयरिंग भी बनता है और थम्स अप भी बनता है। आ गई बात समझ में? मुझे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के कमेंट दिखाई दे रहे हैं और उन कमेंट्स में जर्नल, जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आ गई बात समझ में? अधिकांश बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया कि सर ये डायरेक्ट टैक्स है, अमीरों पर लगने वाला टैक्स है,
ये उस व्यक्ति पर नहीं लगेगा, यानी पूरे देश पर लगने वाला टैक्स नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सारी बात? तो ये कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, आखिरी लाइन बता दीजिए, एक सवाल और पूछ लेता हूं, यस और नो में आंसर देना। मुझे ये बताओ कि क्या, अब थोड़ा सोच के आंसर देना फिर पता चलेगा। बेटा आपको बताना है कि क्या अप्रत्यक्ष कर महंगाई बढ़ाते हैं, यस और नो। फिर से मेरे प्यारे साथियों, क्या इनडायरेक्ट टैक्स, सवाल नंबर 2 है, कर लीजिएगा, क्या इनडायरेक्ट टैक्स महंगाई बढ़ाते हैं या घटाते हैं? फटाफट आंसर कर दो, आगे चलेंगे। बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए, यस और नो। वेरी गुड। अमित, अंशु, नेहा, ललित, अर्जुन, अभिषेक, गौतम, ज्ञानेंद्र, दीपक, आशु, भाई साहब एकदम लिस्ट चल के आ गई। आ गया ना मजा? आया पहली बार सीख करके टैक्सेशन? ये है साथियों। तो ये क्या करते हैं? महंगाई बढ़ाते हैं, लेकिन ये महंगाई कम करते हैं क्योंकि अमीरों को उनकी औकात में रखते हैं कि बेटा बहुत कमा लिया, थोड़े नीचे आ जाओ। तो कौन से टैक्स लगने चाहिए? डायरेक्ट टैक्स लगने चाहिए। कौन से टैक्स नहीं लगने चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगने चाहिए। आ गई बात समझ में? तो चलिए साथियों, इसी के साथ अब आगे चलते हैं। है ना गजब कंसेप्ट? ये थी इकोनॉमिक्स। तो आईएमएफ के बारे में तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ाई थी, उसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। मैंने पढ़ाया था आईएमएफ ने हाल ही में एक वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, इकोनॉमिक वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी प्रेडिक्ट की गई है? जल्दी से बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी प्रेडिक्ट की गई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी आईएमएफ ने, उसके अंदर कितनी मेरे प्यारे साथियों ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई थी आईएमएफ के द्वारा? फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी कल परसों ही पढ़ाया है मैंने, तो अब अभी सब बातियों को बेटा अब मैं आपको बताता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप आंसर करते चले जाइए। अल्टीमेट चीजें सीख ली आप लोगों ने। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर एक्साइज ड्यूटी काय में है, जीएसटी काय में है? 12.5, ठीक है ना, 12.5 है, ठीक है बेटा। अच्छा तो बेटा जीएसटी भी क्या है? जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी क्या है? वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर अदर इंफॉर्मेशंस की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए पेड कोर्सेज में हमारे द्वारा 2 कोर्सेज लिए जा रहे हैं। हाँ भाई, कि इस समय अनअकैडमी पर इस वीकेंड में अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सटेंडेड 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पर प्राप्त होगा। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 14 अप्रैल से पहले पहले, तो आपको वहां पर 10,000 रुपए की किताबें हार्ड कॉपी के रूप में उसी फीस में एडजस्ट कर दी जाएंगी। हमारे द्वारा जो पेड कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें आपको कोर्सेज के साथ साथ क्या क्या मिलता है? इसमें आपको पुरानी क्लासेस, नई क्लासेस, सॉफ्ट कॉपी नोट्स की बकायदा हर लेक्चर, पुराना लेक्चर, नया लेक्चर सब आपको यहां पर प्राप्त होता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है? गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में स्टोर करना होता है, करके वहां पर अपने फोन नंबर से वहां पर रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करके वहां पर प्लान सेलेक्ट करना होता है। जैसे एसएससी कैटेगरी के अंदर मैंने 12 मंथ का प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया 6550 रुपए का, तो इसमें आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। ठीक है बेटा, ये चीज आप याद रखिएगा। अंकित 10 रेफरल कोड लगाओगे तो ये 5850 रुपए का आपको प्राप्त हो जाएगा। एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है यदि आप एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है यदि आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं। ठीक है बेटा,